ChemFact Education। सो हेलो एंड वेलकम टू केमफैक्ट एजुकेशन। सो भाई आज हम अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो रहेगा मेरा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। आपके लिए काफी छोटा सा टॉपिक है, इजी स्कोर आपको प्रोवाइड कर सकता है आपके नेट गेट के एग्जाम में। लगभग आप एक बात देखो, आप इस टॉपिक को 3 से 4 घंटे की स्टडी में थोरोली पढ़ सकते हो। आप एक एक बात को अच्छे से समझ जाओगे। उसके बाद आप 1 घंटा लगा के इसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो नेट गेट में जो पूछे गए, तो लगभग आपका 5 घंटे में एक टॉपिक खत्म हो जाएगा। और इससे 1 से 2 सवाल तो आपके नेट गेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 5 घंटे लगाओ और आप अपने 1-2 क्वेश्चन को तो फिक्स ही कर लोगे। तो काफी छोटा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो एफ ब्लॉक में पढ़ने का ऑर्डर क्या रहेगा? तो सबसे पहले मैं इसमें अक्रेंस देखूंगा कि ये सारे एलिमेंट्स, ये सारे जो जिनको मेरे को पढ़ना है, ये कैसे मिलते हैं, नेचर में कैसे मिलते हैं, इनके और कौन से हैं। तो लेंथनोइड के सबसे फेमस और तुम्हें पता ही होगा कि मोनाजाइट है, उसके बाद मेरा सिट्राइट है, जीनोटाइम है। तो ये और मुझे मिल गए। उसके सेकंड बात, और मिलने के बाद और में ये सारे एलिमेंट्स, लगभग ज्यादातर एलिमेंट एक ही और में मिल जाएंगे। अब दिक्कत क्या है, इनको अलग अलग करो। तो सेकंड चीज मुझे इसके आइसोलेशन को पढ़ना है। आइसोलेशन आपका इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आइसोलेट करने के बाद आप देखोगे कि इनका बिहेवियर कैसा है। कौन सा बिहेवियर सर? केमिकल प्रॉपर्टीज आप पढ़ोगे, केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी में भी आपको 2 मेन बातें पढ़नी है। पहली क्या? पहले आप इनका मैग्नेटिक बिहेवियर देखोगे कि कैसे मैग्नेटिज्म शो करते हैं, डी ब्लॉक से कैसे अलग हैं। उसके बाद आप इनका स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज को ध्यान से देखोगे, स्पेक्ट्रल बिहेवियर आप इनका देखोगे। आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी खत्म हुई। उसके बाद आपको केमिकल प्रॉपर्टीज जो पढ़नी है, डी ब्लॉक से ये कैसे अलग दिखाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। इतने सारे एलिमेंट तो हम पढ़ के आए हैं, डी ब्लॉक की सारी सीरीज हमने पढ़ दी। उसके बाद ये बिहेवियर अलग कैसे दिखाते हैं, तो ये हायर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जाएंगे। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा इनका? काफी हाई रहेगा कंपेयर टू डी ब्लॉक। क्यों? अब जैसे देखो, अगर मैं एग्जांपल लिखूं CeNO3 6 और यहाँ पे 2-, तो आप बताओ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे क्या है? आंसर है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 12। तो ये हायर कोऑर्डिनेशन नंबर दिखाएंगे। उसके बाद कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी अलग होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में थोड़ी सी बातें पढ़नी है। और इतना पढ़ के हम चैप्टर को क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने एफ ब्लॉक को। तो देखो, एफ ब्लॉक एलिमेंट में हमें 2 सीरीज पढ़नी है। कौन सी? एक तो 4F की फिलिंग से बनेगी और एक 5F की फिलिंग से बनेगी। 4F की फिलिंग कहां से स्टार्ट होगी? मेरी सीरियम से ल्यूटेटियम तक। एटॉमिक नंबर याद रखने, सीरियम कहां पे? 58 और लास्ट में ल्यूटेटियम मेरा 71। और 5F की फिलिंग कहां से स्टार्ट है? 90 कहां पे? थोरियम से और लास्ट में 103 लोरेंसियम तक। तो 90 to 103 5F। इस सीरीज को एक्टिनोइड्स बोलेंगे। 4F की फिलिंग से बनने वाली सीरीज को लेंथनोइड बोलेंगे। अब क्यों बोलेंगे वो मैंने आपके लिए लिखा है। 4F कहां से किसके बाद आता है? तो आप कहोगे लेंथनम के बाद इसकी फिलिंग स्टार्ट होती है। तो लेंथनम के बाद 4F की फिलिंग से बनने वाले 14 एलिमेंट्स को लेंथनोइड बोला जाता है। उसके बाद अगर आगे बात करूं तो 5F का किसके बाद आता है? अपना एक्टिनम के बाद। तो एक्टिनम के बाद 5F की फिलिंग से 14 एलिमेंट जो हमारे आएंगे उन्हें एक्टिनोइड्स बोलेंगे। अब इनके लेंथनोइड और एक्टिनोइड के नाम के पीछे भी ना एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। स्टार्टिंग में जब ये हमने डिस्कवर करे तो इन्हें लेंथनाइड्स बोला जाता था। लेंथनाइड्स तो जैसे सल्फाइड हो गया हमारा, सल्फाइड, ऑक्साइड, हैलाइड। तो आइड जो है वो हमारा किसके लिए होता है? एक एनाइन जो बना रहे हैं, एनाइन वालों के लिए। तो ये ज्यादा रिजेंबल क्या है? ये लेंथनोइड्स क्या है? ये मेटल है। तो हमारे लिए सुटेबल नहीं रहा कि इनको लेंथनाइड बोले। आप आज भी किताबों में देखोगे तो कई जगह पे लेंथनाइड लिखा होगा, तो हमने चेंज करा नाम। हमने उसके बाद इनको क्या बोला? ओन बोला, लेंथनोन। आप कई किताबों में ये भी देखोगे लेंथनोन लिखा हुआ है। तो वो ज्यादा रिजेंबल किससे कर रहा था? हमारा ऑर्गेनिक वाले पार्ट से, जैसे कीटोन टाइप हो गया। तो बाद में हमने दोनों को, ओन और आइड को कंबाइन करके क्या बनाया? ओनाइड्स, लेंथनोइड्स, ओइड्स और उसके बाद एक्टिनोइड्स। वैसे कुछ इतना मतलब एग्जाम में ये पूछेगा नहीं, पर जान के अच्छा लगता है, काफी अच्छी सी बात है। तो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हमारा, अगर मैं ग्रुप की बात करूं तो यहाँ स्कैंडियम होगा, यहाँ एट्रियम होगा, उसके बाद स्कैंडियम, एट्रियम, लेंथनम यहाँ आएगा और उसके बाद यहाँ पे लेंथनोइड्स आएंगे। आपको ये पता है। तो जो ये स्कैंडियम और एट्रियम है, इनका
जो बिहेवियर है वो ज्यादा डी ब्लॉक से नहीं मिलता। क्यों? तो देखो डी ब्लॉक वाले क्या करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, बट स्कैंडियम और यट्रियम की जो कॉमन बात है, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाते। इनकी एक ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स है और वो कितनी है, +3। तो ज्यादा रिजेंबल ये किससे करते हैं, अपने डी ब्लॉक वाले भाइयों से नहीं, जो कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। इनकी एक ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स है और वो रिजेंबल किससे करती है, अपने लेंथनोइड से। तो यहां से एक पॉइंट आपको याद रखना है कि स्कैंडियम यट्रियम हमारे रिजेंबल करते हैं लेंथनोइड से, और यट्रियम में तो क्या कहोगे, यट्रियम लेंथनम, उसके बाद यहाँ पे लेंथनोइड होते हैं। तो इसकी तो डायगोनल रिलेशनशिप भी है, यट्रियम की तो डायगोनल रिलेशनशिप भी है। तो इसका जो बिहेवियर है वो इनसे काफी मिलता है। अब बिहेवियर मिलता है तो यहाँ से एक बात इंपॉर्टेंट क्या समझनी है कि जब लेंथनोइड के ओर मिलेंगे ना, तो उसमें आपका यट्रियम भी आपको मिल सकता है। मिल सकता क्या है, मिलता भी है। तो आपको ये बात यहाँ पे थोड़ी सी दिमाग में लेके चलनी है। नेक्स्ट चलते हैं, मैंने आपके लिए अच्छे से नोट्स बना रखे हैं, आप एक बार पढ़ोगे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये क्या, स्कैंडियम में कॉमन फीचर डी ब्लॉक के वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वाला नहीं होता, +3 शो करते हैं, इसलिए रिजेंबल करते हैं लेंथनोइड से। अब आगे बढ़ते हैं अपनी 4F सीरीज। पहले एक सीरीज को पढ़ेंगे फिर दूसरी सीरीज को। तो 4F सीरीज को एक बार याद कर लेते हैं भाई, कौन से एलिमेंट है, कहां से कहां है, कैसे याद करना है, ये सारी चीजें। एटॉमिक नंबर क्या है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो याद करने के लिए 3 स्लॉट में आप याद करोगे, 3 ग्रुप बना के। पहला क्या, सीरियम है, उसके बाद प्रोसोडाइनियम है, नियोडाइनियम है, प्रोमेथियम है। तो ये आपको याद करने किस तरीके से। तो पहला ग्रुप क्या बोलता है, सर पर नो दिए परमेश्वरी शर्माई। क्या बोलोगे, सर पर नो दिए परमेश्वरी शर्माई। आपको याद हुआ, सर पर नो दिए परमेश्वरी शर्माई, आपको याद हो गया। उसके बाद सेकंड स्लॉट यहां से मेरा स्टार्ट होगा, गैडोलियम से। लास्ट में देखो ये कहां से, EU से स्टार्ट होगा, यूरोपियम। क्या बोलोगे इसे, आप बोलोगे यूरोप गोड के तबेले में, यूरोप गोड के तबेले में डायन होगी, यूरोप गोड के तबेले में डायन होगी। ठीक है। उसके बाद लास्ट, अरे तुम यारो लुटवाओगे, अरे तुम यारो लुटवाओगे। तो लुटेटियम पे आप लास्ट कर जाएंगे। 3 स्लॉट में आपको याद करना है। और लास्ट स्लॉट फेमस है, ये उनके लिए जो आपको दुकान पे ले जाएंगे, शॉप पे ले जाएंगे और कहेंगे चल कोई बात नहीं, मैं पेटीएम कर दूंगा, तू खरीद ले जो खरीदना है। उनके बाद उसका पेटीएम चलता नहीं है और वो पेमेंट किससे करवाते हैं, आपसे, वो भी कैश में। तो उन दोस्तों के लिए है कि यार हो तुम लुटवाओगे, तो आप याद कर लेना। आपका कोई और पैटर्न है तो आप उसे याद कर लो, कोई मतलब नहीं है उससे। ठीक है। एटॉमिक नंबर आपको पता है 58 से स्टार्ट होता है और लास्ट कर जाएगा अपना 71 पे, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात मुझे सिखानी है वो ये है कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखोगे। एग्जाम्पल में ले लेता हूँ, एक पेज ऐड कर लेंगे। यहाँ पे मैंने पेज ऐड करा, ये हुआ पेज ऐड। देन यहाँ पे मैं एक पेन लूँगा, पेन ये वाला, ठीक है। चलो देखो, इंपॉर्टेंट बात समझना कि आपका लेंथनम जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 57 इसका एटॉमिक नंबर है। अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखने जाओ तो आप कहोगे जीनन, जिसमें कितना आ जाएगा, 54 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अब इसके बाद आप कैसे फिल करोगे, आप कहोगे यहाँ पे 5 खत्म हुआ तो मैं 6 लिखूंगा, तो 6s2 हो गया। 6s2 होने के बाद आप पे पॉसिबिलिटी देखो क्या है, 4f पॉसिबल है, एग्जिस्ट करता है। देन 5d ये एग्जिस्ट करता है। तो अकॉर्डिंग टू नॉर्मल रूल, एफबो रूल जो कहता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करो, तो 4f और 5d में अगर मैं बात करूं तो किस में जाना चाहिए इलेक्ट्रॉन, आंसर है 4f में। बट इसकी कॉन्फ़िगरेशन, लेंथनम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 6s2 5d1, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। तो आप लोगों को यहाँ पे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि आप कॉन्फ़िगरेशन एज सच प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो इन हायर एलिमेंट्स, क्योंकि जब छोटे एलिमेंट होते हैं, एटॉमिक नंबर कम होता है, तो वहां पे शेल के बीच में गैप काफी ज्यादा होता है। तो वहां पे एक गुना हो जाएगा कि अगर आपने हायर एनर्जी वाले शेल में भर दिया, एक गलती हो जाएगी बहुत बड़ी। बट यहाँ पे एज सच नहीं है, यहाँ पे 5d और 4f में इतना एनर्जी गैप नहीं है कि आपने मतलब 4f में एफबो के अकॉर्डिंग जाना चाहिए, 5d में है तो बहुत बड़ी वो नहीं। यहाँ पे आपके
जो एनर्जी गैप है वो काफी कम है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज सच आप एफबो रूल से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। तो कुछ आपकी कॉन्फ़िगरेशन है जो आपको डायरेक्ट याद रखनी है, देख के याद रखनी है। तो वो कौन सी है? तो देखो, जैसे आपका ये हुआ, ये आपको याद ध्यान रहना चाहिए कि भाई 5D1 होता है, 4F1 इसमें नहीं होता। इसके बाद अगर मैं सीरियम की बात करूं, एक तो देखो, एक तो इसे स्टार कर लो, ये एफबो रूल के अकॉर्डिंग नहीं है। इसके बाद सीरियम में अगर मैं जाऊंगा तो एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए भाई 58, तो उसमें भी आप करोगे कि भाई जीनन, और जीनन में क्या है 54 है। 54 के बाद आप कहोगे कि भाई मैं 6s2 भरूंगा, देन चांसेस होने चाहिए थे, देन सबके अकॉर्डिंग होना चाहिए था कि इलेक्ट्रॉन किस में जाए, 4f में जाए। बट कॉन्फ़िगरेशन हमें जो देखने को मिली, मतलब नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन एफबो रूल के अकॉर्डिंग ये होनी चाहिए कि 54 2 56 into 58, बट कॉन्फ़िगरेशन जो सीरियम की होती है वो होती है 5D1 और 4F1, ये होती है। अब इसमें एनर्जी गैप इतना ज़्यादा नहीं है, इसका एज सच कोई एक्सप्लेनेशन आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा, बट कुछ किताबों में जो लिखा हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। कुछ किताबें कहती हैं कि सीरियम के बाद हमारा कुछ ऐसे एसएच इतना ज़्यादा हमारा Z इफेक्टिव नहीं बढ़ता, इतना ज़्यादा Z इफेक्टिव नहीं बढ़ता कि वो 4f ऑर्बिटल को खींच के नीचे ले आए एनर्जी में, और नीचे आएगा जब तो उसको प्रेफरेंस देंगे। अभी तो एनर्जी सिमिलर है, अब एनर्जी सिमिलर है तो कॉन्फ़िगरेशन हमारी ये है। अभी हमारा Z इफेक्टिव इतना नहीं बढ़ा है कि 4f को वो खींच के नीचे ले आए। ये एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन हो सकती है, बट एज सच इसकी कोई आप एक्सप्लेनेशन की उम्मीद मत लगा के रखिए कि कोई कैसे एक्सप्लेन करेंगे। कुछ किताबें ऐसे बोलती हैं कि सीरियम में Z इफेक्टिव इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है कि वो 4f को ज़्यादा खींच के नीचे ले आए और कॉन्फ़िगरेशन 4f2 6s2 हो जाए। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 4f1 5D1, ये बात आपको ध्यान से समझ के चलनी है। देन अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं प्रोसोडायनियम की, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे देखोगे कि अपना 59 आएगा और यहाँ पे आपकी एफबो रूल के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। कैसे होगी? तो आप लिखोगे जीनन, उसके बाद 4f, उसके बाद 5d 6s2, तो यहाँ पे 6s2 हो गया। देन कितने बच गए इलेक्ट्रॉन? तो यहाँ पे 54 हो गए, 56 3 इलेक्ट्रॉन आपके बच गए, वो यहाँ पे चले जाएंगे। तो कहने का मतलब आपको दो कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से याद रखनी है, सीरियम की और उसके बाद अपनी लेंथनम की। इसकी दोनों की कॉन्फ़िगरेशन आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, चलो, तो यहां से आपके एफबो रूल के अकॉर्डिंग बहुत मस्त चलेगी। नेक्स्ट मैंने आपको यहाँ पे लिखा है कि आप जब यूरोपियम पे आओगे तो यहाँ पे आप 4f7 आपको मिलेगा, 4f7। अब कई बच्चों को क्या होता है या जिसको पढ़ लेते हैं तो उनके दिमाग में क्या रहता है कि जो गैडोलियम है इससे नेक्स्ट वाला वो 4f7 है, उसको तो ध्यान रखना ही है। वो कैसे 4f7 है, वो आप हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी की वजह से 4f7 है। यहाँ पे 5D1 4f7 कॉन्फ़िगरेशन होगी, बट यूरोपियम को भी मत भूलना, वो नेचुरली 4f7 है, उसमें स्टेबिलिटी वाला कोई फैक्टर नहीं है, उसमें नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन करो 4f7 आएगी। इसको ध्यान रखना है, इसको ध्यान रखना है, और गैडोलियम को तो रखना ही है। ये तो काफी एग्जाम में पूछा भी जाता है कि गैडोलियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो इसका एक्सप्लेनेशन तो आप दे सकते हो कि सर हाफ फील्ड की वजह से नॉर्मल होना चाहिए था 4f8, बट एक इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, डी में, तो 4f7 और 5d1 कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये आपको यहाँ पे अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट नॉर्मल चलते जाओ एफबो रूल के अकॉर्डिंग, एफबो रूल के अकॉर्डिंग चलोगे तो चलो पहुंच गए। इसके बाद ये वाईबी एट्रिबियम, ये आपका क्या है 4f14 है और ये नेचुरल है, नॉर्मल आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन भर रहे हो, यहाँ पे आपका 4f14 हो गया। नेक्स्ट आपका ये ल्यूटेटियम, ये स्टेबिलिटी की वजह से 4f14 है, तो ये दोनों आपको पता होने चाहिए। आप ल्यूटेटियम पे और गैडोलियम को मतलब हाफ फील्ड और फुली फील्ड लेके बैठ जाते हो, वो मत करना। यूरोपियम, गैडोलियम, उसके बाद येट्रिबियम, ल्यूटेटियम, ये 4 एलिमेंट आपको कॉन्फ़िगरेशन के लिए याद रखने हैं, बहुत अच्छे से दिमाग में लेके चलना। तो कॉन्फ़िगरेशन का कंक्लूजन मैंने आपके सामने अब लिखा है। यहाँ पे क्या है कॉन्फ़िगरेशन का कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि पहले आप सीरियम की कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से याद रखोगे। इसमें मैं एक और चीज ऐड कर देता हूँ, आपको
लेंथनम की भी कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी भी दिमाग में रखनी है। सीरियम जिसमें क्या थी, जिसमें थी मेरी 4f15d1, नॉर्मल होनी क्या चाहिए थी 4f2। देन यूरोपियम, ये आपका क्या है नेचुरल हाफ फील्ड है। उसके बाद गैडोलियम, ये क्या है आपका स्टेबिलिटी की वजह से हाफ फील्ड है। देन यट्रबियम नेचुरल फुली फील्ड है। और लास्ट में लुटेटियम आपका स्टेबिलिटी की वजह से फुली फील्ड है। अगर इतनी कॉन्फ़िगरेशन आप दिमाग में रख लोगे ना, तो आप जब केमिकल रिएक्टिविटी पढ़ोगे ना, तो आप अपने आप मुझे थैंक यू बोलने वाले हो कि सर आपने ये कंक्लूजन में लिख दिया और हमें ये याद है, तो सारी केमिकल बिहेवियर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो तो भाई आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट सीरीज पे, और वो है 5F जिसे हम एक्टिनोइड बोलते हैं। सबको पता लग चुका है कहाँ से स्टार्ट होगी, 90 से, थोरियम से, और लास्ट कहाँ पे करेगी, लॉरेंशियम पे। कॉन्फ़िगरेशन देखो मैं फिर बता रहा हूँ, हाइयर एलिमेंट है, एनर्जी गैप एज सच नहीं इतना ज़्यादा होता, तो कॉन्फ़िगरेशन जो है सो है। तो अब आप क्या करोगे, चलो अगर मैंने आपको इतना बताया ना कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, तो आपको होमवर्क में देता हूँ, आपको किसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, निकल पीटी पीडी। नहीं पढ़ाई करोगे, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, ठीक है। ये आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है इनकी। आप कॉन्फ़िगरेशन लिख के मुझे बता देना, और आप देखना कि आप एफबो रूल को फॉलो कर रहे हो या कुछ और ही हो रहा है, ठीक है। आपको कमेंट करके या फिर जो भी आपको बताना है मैसेज करके मुझे बताना जरूर। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, अपना 5F सीरीज की तरफ चलते हैं। 5F सीरीज क्या कहती है, 90 से स्टार्ट होगी, 103 पे खत्म होगी। इसमें आपको एक नंबर याद रखना है, और वो है 2 2 1 1 1। ये आपको याद रखना है। मतलब ये क्या बताया मैंने, स्टार्ट करोगे D2 से, नेक्स्ट में D1 होगा, नेक्स्ट में D1 होगा, नेक्स्ट में D1 होगा। ये आपकी अलग है कॉन्फ़िगरेशन, किससे, एफबो रूल से। बाकी आप करो, बाकी आपकी एफबो रूल के अकॉर्डिंग हो जाएगी। तो आपको क्या याद रखना है, 2 1 1 1, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। तो देखो D2, इसके बाद D1, उसके बाद D1 और उसके बाद D1। कई बुक्स में इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, इसमें कई बार D2 भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूँ, 2 1 1 1, ये आपका, इसको याद रखो। मतलब पहले में D2 है, फिर D1 है, फिर D1 है, फिर D1 है। नेक्स्ट आप नॉर्मल एफबो रूल के अकॉर्डिंग कर सकते हो। इसके बाद आप इसे ध्यान रखना, जो कि क्या है आपका नेचुरल हाफ फील्ड है। उसके बाद ये आपका स्टेबिलिटी की वजह से हाफ फील्ड है, स्टेबिलिटी की वजह से हाफ फील्ड है। और लास्ट में आपको यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है। तो देखो मैंने बिल्कुल अच्छे से आपके सारे नोट्स बने हुए हैं। ये मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, मेरे नोट्स यहाँ पे ख़राब हो रहे हैं, मैं क्यों लिख रहा हूँ बताओ ऐसे, ठीक है। मेरे को ये यूज़ करना चाहिए, हाँ। तो ये स्टार्टिंग आपको याद रखनी है 2 1 1 1। देन उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, 90, सॉरी हाँ, ये क्या है आपके 6D1 है। और उसके बाद आपको ये याद रखना है, हाफ फील्ड, नेचुरल हाफ फील्ड, स्टेबिलिटी की वजह से हाफ फील्ड, नेचुरल फुली फील्ड, और स्टेबिलिटी की वजह से फुली फील्ड। ये सारी बातें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो ये आपका कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट हुआ। मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर ये जो कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में मैंने कंक्लूजन लिखा है ना, ये भी पता है, तो आपको रिएक्टिविटी काफी मदद कर जाएगी। जैसे एग्जांपल में मैं आपको बता देता हूं, मैंने आपको EU की कॉन्फ़िगरेशन याद रखने को बोली है। क्या होती है, नेचुरल हाफ फील्ड होती है। नेचुरल हाफ फील्ड क्या होगी, नेचुरल हाफ फील्ड क्या होगी, तो आप लिखोगे सर जीनन आ जाएगा, उसके बाद 6s2 आ जाएगा और 4f7 आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब ये अगर आपको पता है तो आप बहुत आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हो, सर इसकी ना एक ऑक्सीडेशन स्टेट +2 भी पॉसिबल है, क्योंकि +2 होते ही हाफ फील्ड हो जाता है। तो ये आपको काफ़ी मदद करने वाली है जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने सिखाई है, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। मैंने आपको बताया था अक्रेंस हमें पढ़नी है, ओर्स के बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है। तो चलो चलते हैं ओर्स की तरफ। पहले देखते हैं हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री क्या है, 1774 में एट्रिबियम पहले मिला, उसके बाद 1904 में ल्यूटेटियम लास्ट मिला। हाँ, इसके बाद अच्छे से स्टोरी एक और आ गई है। स्टोरी क्या है कि आपका जो एलिमेंट 61 है प्रोमेथियम, ठीक है, ये जो है आपको सबसे पहले मिला था, आपने यूरेनियम के एज ए बाई प्रोडक्ट, यूरेनियम का फिजन था, उसमें बाई प्रोडक्ट की तरफ आपको एलिमेंट 61 प्रोमेथियम मिल गया, ठीक है। अब इसके नाम के पीछे काफी अच्छी स्टोरी है। नाम के पीछे क्या स्टोरी है कि इनको 3 बंदों ने डिस्कवर करा था। मिसेस कोरियल ये थी उसमें जिन्होंने इनको डिस्कवर करा, तो उन्होंने इसका नाम प्रोमेथियम क्यों रखा, एक थोड़ा सा आइडिया मैं देता हूँ, है ना। आपके एग्जाम में तो खैर नहीं पूछे गए बात। नाम इन्होंने प्रोमेथियम इसलिए रखा कि आप
यूरोप में एक बहुत अच्छी सी कहानी होती है, तो उसमें प्रोमेथस एक नाम का बंदा था जिसने फायर को स्वर्ग से चुरा के आदमी को दे दिया था, ऐसा बोलते हैं वो, हेवन से फायर को एक्सट्रैक्ट करके आदमी को दे दिया। तो उसके बाद जो जीएस थे उन्होंने काफ़ी मतलब डांट लगाई उसको कि क्यों इस फायर दे दी। तो ये बोला जाता है कि जो ये हमें एलिमेंट मिला है ये हमारे मैनकाइंड के लिए न्यूक्लियर में जाके न्यूक्लियर बम वगैरह बनाएगा और हमारे मैनकाइंड के लिए खतरा हो सकता है। तो वहाँ से स्टोरी है थोड़ी कि प्रोमेथियम किसके नाम पे, प्रोमेथस के नाम पे, जिसने क्या करा था, स्टोल करी थी फायर फ्रॉम हेवन, है ना। अपनी बातें हैं, कोई एग्जाम में तो खैर पूछेगा नहीं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अबेंडेंस की तरफ चलते हैं। तो स्टार्टिंग में हम इन्हें कहते थे, इन वाले एलिमेंट्स को रेयर अर्थ एलिमेंट बोलते थे, बट एज सच कोई रेयर नहीं होते, काफी अच्छी अबेंडेंस में होते हैं। इसके बाद सबसे ज्यादा देखो इसमें क्या पता रखना है, सबसे ज्यादा अबेंडेंट मेरा सीरियम होता है, उसके बाद नियोडाइनियम होता है। बाकी एलिमेंट्स कितने होते हैं, 5 ppm से थोड़े बहुत ज्यादा, और लीस्ट अबेंडेंट मेरा ल्यूटेटियम और टीएम, ये मेरे लीस्ट अबेंडेंट है। तो सबसे ज्यादा सीरियम और सबसे लीस्ट मेरा ल्यूटेटियम की तरफ मैं चला जाऊंगा। अब आइसोटोपिक पॉइंट से अगर मैं देखूं तो एलिमेंट का अगर एटॉमिक नंबर अगर ऑड है तो उसका सिर्फ एक स्टेबल आइसोटोप होता है, एक्सेप्ट मेरा यूरेपियम और ल्यूटेटियम। ये दो एलिमेंट ऐसे हैं जिनका एटॉमिक नंबर क्या है, ऑड है, उसके बाद भी इनके आइसोटोप जो है वो 2 एग्जिस्ट करते हैं। बाकियों में अगर ऑड एटॉमिक नंबर होगा तो सिर्फ कितने आइसोटोप होंगे, सिर्फ एक आइसोटोप एग्जिस्ट करेगा। और इवन एटॉमिक नंबर इवन होंगे तो काफी ज्यादा आइसोटोप एग्जिस्ट कर सकते हैं, नॉर्मली 7 करते हैं, एक्सेप्शन इसमें भी क्या है, सीरियम और ER इसमें एक्सेप्ट है। तो ये नॉर्मल सी बात है, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा सच नहीं पूछेगा। अब आपका एग्जाम का देखो 2 पॉइंट हैं जहां पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, एक कॉन्फ़िगरेशन को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, देन अब मैं जो पढ़ा रहा हूं तो यहाँ पे पहले आप अक्रेंस देखो कि ये नेचर में किस तरीके से मिलते हैं। नेचर में ये एज ए मोनाजाइट और मिलता है, सबसे ज्यादा फेमस और है ये किसका, लेंथनोइड का। होता क्या है इसमें, तो ये मिक्स्ड फॉस्फेट होते हैं किसके, लेंथनम, सीरियम, थोरियम और अदर रेयर अर्थ एलिमेंट। ये किसका है मेरा, ये 5F का है, ये 5F का, ये दोनों लेंथनोइड है, ये 5F का एक्टिनोइड है। तो इसमें मिक्स्ड फॉस्फेट मिलेंगे किसमें, मोनाजाइट में। कहाँ मिलता है हमें ये, तो हमें मिल सकता है साउथ अफ्रीका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में कहाँ, तो केरला में, तमिलनाडु में, वेस्ट बंगाल में, बस इतनी सी बात है। नेक्स्ट और क्या है मेरा, नेक्स्ट और है मेरा जीनोटाइम। इसमें क्या होता है, इसमें थोरियम और यट्रियम की ऑक्साइड मिलती है। मैंने कहा था ना ये किससे रिजेंबल करेगा, ये मेरा रिजेंबल करेगा अपने लेंथनोइड एक्टिनोइड से, तो उनके और में साथ में मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट और है मेरा बेस्टनासाइट, और उसमें फ्लोराइड कार्बोनेट मिलते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट के। ये बात आपको यहाँ पे क्लियर हुई। एक और मैं और लिख रहा हूँ, एक और मैं यहाँ पे और लिख देता हूँ, वो भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। कहाँ पे लिखूँ मैं, जगह तो नहीं है, यहाँ पे लिख दूँ। एक और होता है, दैट इज सिराइट। सिराइट में क्या होता है, डबल सोल्ट होते हैं। जैसे आप पोटेश एलम पढ़ते हो ना, तो पोटेश एलम क्या है, डबल सोल्ट है। तो इसमें लेंथनोइड के डबल सोल्ट होते हैं सिलिकेट के साथ, एक सिलिकेट और उसके बाद लेंथनोइड के कुछ डबल सोल्ट मिलते हैं। तो ये भी थोड़ा बहुत आपको दिमाग में रखना। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब और आपने देख लिया, मोनाजाइट मिलता है, जीनोटाइम मिलता है, बेस्टनासाइट मिलता है, और उसके बाद सिराइट मिलता है। ये आपके मेन और है, याद ध्यान अच्छे से मोनाजाइट रखना है। चलो अब इसके बाद इनको आइसोलेट कैसे करते हैं, और ये आइसोलेशन इंपॉर्टेंट है, आइसोलेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत ध्यान से समझना किस तरीके से। तो आइसोलेशन में पहली बात तो मैं ये करना चाहता हूं कि हमें आइसोलेट करने की जरूरत क्यों पड़ी, आइसोलेशन की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि आप अगर ध्यान से देखो तो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन किसी F ब्लॉक वाले बंदे की ये होती है कि 4F में इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके बाहर 5S में, फिर 5P में, फिर 5D में और 6S2 में। तो जो मेरा F एलिमेंट, जो F ऑर्बिटल है, ये मैंने देखो बना रखा है, बाहर से पूरा कवर्ड है। इस सब की एलिमेंट्स की आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सब की आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लगभग क्या है, सेम है। देखो सब में 5S2 तो हो गई, 5P तो हो गई, उसके बाद 6S2 होगा ही। चेंज कहाँ आता है, चेंज आता है 5D में और 4F में। तो लगभग सब एलिमेंट के लिए 6S2 सेम चल रहा है, आउटर कॉन्फ़िगरेशन सेम है।
5s2 5p सेम चल रहा है। तो बाहर से कॉन्फ़िगरेशन सेम है, वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है बाहर वालों की, तो आपको ये पता है कि लगभग सबकी प्रॉपर्टीज कैसी रहेंगी, सेम रहेंगी। अगर प्रॉपर्टी सेम रही तो आप इसको थोड़ा ऐसे समझने की कोशिश करो। यहाँ पे मान लो कोई एक पत्थर है ना, इसमें कुछ मेरा यहाँ पे क्या है, लेंथनम है, इसके बाद यहाँ सीरियम है, उसके बाद यहाँ पे प्रोसोडाइनियम है। तो अगर मेरा एसिड रेन हुई, यहाँ पे कोई मेटल था, एसिड रेन हुई, एसिड रेन से यहाँ पे मेरे क्या आए, एनायन आए। एनायन कौन से आए, मान लो सल्फाइड आया, क्लोराइड आया, हैलाइड्स आ गए, एनायन आ गए, कार्बोनेट आ गया, ठीक है। तो सबकी तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। अब पहले मान लो तुम्हारा कोई भी एलिमेंट इसमें से क्या कर गया, इसमें से प्रेसिपिटेट कर गया, और बना लिया उन्होंने, है ना, इसके साथ कंपाउंड बना के और बना लिया। हल्का सा भी टेम्परेचर में चेंज आया, प्रेशर में चेंज आया, हल्की सी भी कंडीशन चेंज हुई, दूसरे वाले ने भी और बना लिया। उसके बाद हल्का सा कुछ चेंज हुआ, तीसरे वाले ने भी और बना लिया। इसका मतलब एक ही और में लगभग सारे एलिमेंट तुम्हें इसमें मिल जाएंगे। अब सारे एलिमेंट मिले हैं तो हमें आइसोलेट करना पड़ेगा। तो आइसोलेशन हमें प्रोसेस समझनी है। तो आइसोलेशन प्रोसेस समझने के लिए अब आप मेरे साथ चलिए। तो आइसोलेशन क्या है, हमें क्या मिलेंगे, फोस्फेट, सिलिकेट। एक और में ये पॉसिबिलिटीज हमारे पास है, जैसे मोनाजाइट में मैंने बताया आपको फोस्फेट मिलेंगे, उसके बाद सिराइट में मैंने बताया कि सिलिकेट्स, डबल सोल्ट हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको मिल गई। नेक्स्ट आपको आइसोलेट करना है। एक मैप है जो जनरल सब के लिए है, उसके बाद हम अलग अलग सेपरेट करेंगे आइसोलेशन, अलग अलग टेक्निक पढ़ेंगे। एक जनरल मैप है, उसके बाद अलग अलग टेक्निक है। तो आपको मान लो ये फोस्फेट, सिलिकेट्स मिल गए, तो आप क्या करोगे, इनको क्रश करोगे और डाइजेस्ट कर दोगे, किसके साथ, H2SO4 के साथ। आपने H2SO4 के साथ इन्हें डाइजेस्ट करा, तो आप बताओ H2SO4 में क्या, एनाइन इनके साथ रिएक्ट करेगा, और एनाइन अगर रिएक्ट करेगा तो ये क्या बना लेंगे, सल्फेट बना लेंगे। इन्होंने सल्फेट बना लिया। सल्फेट बनाने के बाद आप इन्हें सेंट्रीफ्यूग करो। सेंट्रीफ्यूग का मतलब क्या है कि एक आपकी रोड है, ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब है, उसको काफी स्पीड से आपने घुमाया, तो जो हेवियर एलिमेंट्स है, जो हैवी सी चीज है, वो आपकी एक साइड हो जाएंगी, जो आपकी लाइट चीज है वो एक साइड हो जाएंगी। तो यहाँ पे जिरकोनियम सिलिकेट्स, जो आपके सिलिकेट्स हैं वो एक साइड आ गए, रेजिड्यू आप उन्हें बोल लो। उसके बाद आपको लेंथनम सल्फेट मिल गए। तो इंप्योरिटीज मैंने हटा दी, सिलिकेट वाली चीज नहीं चाहिए। मैं किसको हटाना चाह रहा हूं, मैं यहाँ पे लेंथनोइड को प्राप्त करना चाहता हूं, उसे मिलना चाहता हूं। तो यहाँ पे मेरे लेंथनोइड है। अब आपने डाइजेस्ट करा था H2SO4 से, इसका मतलब वो एसिडिक होगा। एसिडिक को आप किससे ट्रीट करोगे, एक बेसिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, NH4OH से आपने ट्रीट करा। यहाँ पे इन वाले लाइटर लेंथनोइड्स के मेरे थोरियम, जिरकोनियम, टाइटेनियम, यहाँ पे इनके फोस्फेट अलग हो जाएंगे और मेरा ये सल्फेट आगे बढ़ जाएगा। अब ये सल्फेट आगे बढ़ा, देन आगे मैंने किससे ट्रीट करा, आगे मैंने ट्रीट करा Na2SO4 से। Na2SO4 से मैं सल्फेट की कंसंट्रेशन और बढ़ा दी, सल्फेट थे, सल्फेट की कंसंट्रेशन और बढ़ा दी। तो यहाँ पे जो मेरे हैवी लेंथनोइड हैं, ये कौन से, Ga से और ल्यूटेटियम तक, ये मेरे अलग हो जाएंगे, अलग, इतने अलग मिल जाएंगे। इनको मैं फिर इंडिविजुअली सेपरेट करूंगा। कैसे सेपरेट करूंगा, इंडिविजुअल सेपरेशन करूंगा इसके बाद, पर यहाँ तक इनका कॉमन है। अब इसके बाद यहाँ पे मुझे रेजिड्यू मिलेगा ऑफ लाइटर लेंथनोइड्स। देखो यहाँ पे हमने क्या करा, हैवी लेंथनोइड अलग हो गए, लाइटर लेंथनोइड अलग हो गए। तो देखो क्या करा, सबसे पहले H2SO4 के साथ डाइजेस्ट कर लिया, देन सेंट्रीफ्यूग कर लिया। सेंट्रीफ्यूग करने के बाद हमारे इम्प्योरिटीज ऑफ सिलिकेट अलग हो गई। सिलिकेट की इम्प्योरिटी अलग करने के बाद बेसिक कंडीशन मैंने ट्रीट कर दिया, थोड़ा सा न्यूट्रलाइजेशन के लिए। उसके बाद मैंने क्या करा, इसमें और सल्फेट की कंसंट्रेशन बढ़ाई। सल्फेट की और कंसंट्रेशन अगर मैंने बढ़ा दी तो हैवी जो लेंथनोइड है वो अलग हो गए, लाइटर वाले अलग हो गए। सोल्युबिलिटी डिफरेंस की वजह से अलग हुए हैं, इसका भी रीजन है। देखो अभी समझा दूंगा मैं उसको। अब आपको ये रेजिड्यू मिले, रेजिड्यू को आपने NaOH के साथ ट्रीट करा। अब जैसे ही आप रेजिड्यू और सल्फेट के रेजिड्यू को NaOH के साथ ट्रीट करोगे ना, तो यहाँ पे होगा क्या, आपको ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड मिल जाएंगे।
आपको इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड मिल जाएंगे। ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड मिलते ही आप उसे HNO3 के साथ ट्रीट करो, आपको नाइट्रेट मिलेगा। और खास बात याद रखनी है जो सीरियम वाली, सीरियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 स्टेबल होती है, मतलब 3 तो इनकी कॉमन ही है, मैं आगे पढ़ाऊंगा 3 तो कॉमन ही है, बट सीरियम की +4, यूरोपियम की +2, ऐसे ये सीरियम +4 में स्टेबल होता है, बहुत फेमस है। HNO3 के साथ ट्रीट करेंगे, उसके बाद H2SO4 के साथ ट्रीट करेंगे और हमारा हाइड्रोक्सी नाइट्रेट मिल जाएगा हमें सीरियम का, और उसे उसके बाद सेपरेट कर लेंगे। तो ये एक कॉमन चार्ट है जो आपको अच्छे से इसमें समझना है। अब हम चलते हैं आपके मतलब इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आफ्टर कॉन्फ़िगरेशन, और वो है मेरा इंडिविजुअल सेपरेशन। इंडिविजुअली कैसे इन चीजों को मैं सेपरेट करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना। तो देखो, पहला है फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन। फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन क्या करेंगे, हमने लेंथेनॉइड के नाइट्रेट ले लिए। देखो लेंथेनॉइड के नाइट्रेट हमें मिले थे, लेंथेनॉइड नाइट्रेट हमें मिले थे। अब वो नाइट्रेट मुझे मिले और उसमें मैंने बाहर से क्या कर दिया, एक NaOH का सॉल्यूशन डाल दिया। अब आप लोग मुझे बताओ कि जब मैं यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ये हमारा एक एलिमेंट हुआ और एज सच एक एलिमेंट ये हुआ, तो आप बताओ ये मेरा लेंथेनम है और ये मेरा ल्यूटेटियम है, तो इधर जा रहे हैं तो साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो जब मैं अलोंग द सीरीज एस चल रहा हूं तो वहां पे मेरा साइज क्या है, डिक्रीज हो रहा है। अब साइज डिक्रीज होने की वजह से आप देखो क्या होगा, बेसिसिटी डिक्रीज हो जाएगी। अगर आपसे बेसिसिटी क्या होता है यार, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी है। तो अगर मैं लेंथेनम से इलेक्ट्रॉन मांगू और ल्यूटेटियम से इलेक्ट्रॉन मांगू तो दोनों में से जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन दे देगा, आप कहोगे लेंथेनम दे देगा, और लेंथेनम अगर इलेक्ट्रॉन जल्दी दे देगा तो बेसिक ज्यादा है, तो साइज घट रहा है और बेसिसिटी भी घट रही है। अब बेसिसिटी घट रही है तो मैं बोल सकता हूं, मान लो लेंथेनम का जो हाइड्रोक्साइड, यहां पे ध्यान से देख लो दोबारा, इसमें सारे लेंथेनॉइड पड़े हैं, इसमें सारे लेंथेनॉइड्स पड़े हैं, उसमें लेंथेनम भी होगा, उसमें मेरा ल्यूटेटियम भी होगा। तो जब मैंने बेस डाला तो लेंथेनम का भी हाइड्रोक्साइड बनेगा और ल्यूटेटियम का भी हाइड्रोक्साइड बनेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट समझो, जो लेंथेनम हाइड्रोक्साइड है उसकी कुछ ना कुछ सोल्युबिलिटी होगी, मैंने कहा KsP1, और इसका जो ल्यूटेटियम का हाइड्रोक्साइड है उसकी सोल्युबिलिटी होगी KsP2। बट अब मुझे पता है बेसिक ज्यादा कौन है, तो आप कहोगे सर ये बेसिक ज्यादा है, ये बेसिक ज्यादा है तो ये ऐसे अपने डिसोशिएटेड फॉर्म में रहेगा, तो इसका मतलब इसका सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है, ज्यादा आएगा। आपको पता लग रहा है, तो KsP1 क्या है, ज्यादा है KsP2 से। अब KsP2 क्या है, कम है। तो जैसे ही आप OH मिलाना शुरू करोगे, OH मिलाना शुरू करोगे तो सबसे पहले इस डब्बे के अंदर प्रेसिपिटेट कौन बनाएगा, जिसका सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट सबसे कम है, जो सबसे कम बेसिक है, और आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा ल्यूटेटियम। ल्यूटेटियम आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझनी है। कॉन्सेप्ट क्या है, इधर जा रहे हैं, साइज डिक्रीज हो रहा है, बेसिसिटी डिक्रीज हो रही है, बेसिसिटी डिक्रीज हो रही है, बाहर से बेस मिला रहे हो तो सबसे पहले प्रेसिपिटेट वो कर जाएगा जिसकी बेसिसिटी कम है। तो सबसे पहले PPT अपना ल्यूटेटियम बनाएगा और उसको अलग कर लेंगे, उसके बाद हमारा यट्रिबियम बनाएगा, उसको अलग कर लेंगे। तो यहां से आप फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन कर सकते हो। तो आपसे अगर कोई पूछ ले कि बताओ फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन किस बात पे बेस्ड है, कौन सी प्रॉपर्टी को यूटिलाइज करता है, तो आप कहोगे बेसिसिटी डिफरेंस को यूटिलाइज करता है। और बेसिसिटी डिफरेंस, साइज में डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं होता, बहुत कम साइज में डिफरेंस है। तो आपको ये प्रोसेस जो है ये आपको बार बार रिपीट करनी पड़ती है, एक बार में ही आपको कंप्लीट आइसोलेशन नहीं मिलता। तो इतनी अच्छी टेक्निक नहीं है, बट क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट मैं चलता हूं, मैंने लिखा भी है आपके लिए, देखो नोट्स बराबर बने हो। आप एक बार वीडियो देखो, उसके बाद मैं PDF दे दूंगा आपको, ये उसके बाद आप नोट्स पढ़ लो। बहुत अच्छे नोट्स मैंने बनाए हैं काफी मेहनत करके। इसके बाद ल्यूटेटियम पहले प्रेसिपिटेट करेगा और लेंथेनम सबसे लास्ट में प्रेसिपिटेट करेगा, और रिपीट करनी पड़ेगी हमें क्योंकि ये एक बार में अच्छे से सेपरेशन नहीं देता है। आपको समझ आए। सेकंड हम चलते हैं सेकंड इंडिविजुअल सेपरेशन की तरफ, और वो है मेरा फ्रैक्शनल
क्रिस्टलाइजेशन। वो क्या है मेरा? फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन किस पे बेस्ड है? सोल्युबिलिटी डिफरेंस पे बेस्ड है, सोल्युबिलिटी डिफरेंस। तो चलिए इसको समझते हैं। कॉन्सेप्ट वही है यार, साइज डिक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी में डिफरेंस आता है, उसका ही फायदा उठा के हम सेपरेट कर रहे हैं, है ना। और ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो हमें बार बार चीजें रिपीट करनी पड़ रही है। लेंथनम का साइज बड़ा है, ल्यूटेटियम का छोटा है, साइज डिक्रीज हो रहा है। अब जैसे ही आयन आएंगे, इनमें जैसे आयन आएंगे विद आयंस लाइक दिस, ठीक है। देखो यहां पे क्या है, मैंने एक एक्वस सॉल्यूशन बनाया। एक्वस सॉल्यूशन जो है मेरा, यहाँ पे इसमें सारे लेंथनम, मेरे सारे लेंथनोइड्स प्रेजेंट है, सीरियम, प्रोसोडाइनियम, नियोडाइनियम, ल्यूटेटियम, यट्रियम सारे प्रेजेंट है। अब आपका कुछ भी होगा यहाँ पे, तो आप क्या करोगे, जो भी सॉल्यूशन है इसको इवेपोरेट करोगे। क्या करोगे? इवेपोरेट करोगे। और जब आप इसे इवेपोरेट करते जाओगे तो सबसे पहले प्रेसिपिटेट कौन बनाएगा? जिसका सोल्युबिलिटी सबसे कम होगी। तो सोल्युबिलिटी सबसे कम क्यों किसकी होगी? ल्यूटेटियम की होगी। सोल्युबिलिटी सबसे ज्यादा कम किसकी होगी? ल्यूटेटियम की होगी। और ये ल्यूटेटियम सबसे पहले क्या कर जाएगा? प्रेसिपिटेट बना के अलग हो जाएगा। आपको ये बात यहाँ पे अच्छे से समझनी है। देखो ठीक है, हम इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें एक बात इंपॉर्टेंट आपको याद क्या रखनी है, कोई प्रेसिपिटेटिंग एजेंट आपने इसमें बाहर से नहीं डाला। जैसे हमने पहले वाले केस में इसमें NaOH बाहर से डाला था, बट इसमें कुछ नहीं करा। इसमें पहले से ही सोल्ट पड़े थे, हमने सिर्फ उसमें सोलवेंट में मिक्स करा और सोलवेंट को इवेपोरेट करा। तो सोलवेंट जैसे जैसे हम इवेपोरेट कर रहे हैं तो सबसे पहले प्रेसिपिटेट कौन बनाएगा? जिसकी सोल्युबिलिटी सबसे कम होगी। और सोल्युबिलिटी कम किसकी है? हमने अभी देखा, ल्यूटेटियम की सोल्युबिलिटी क्या है? सबसे कम होगी। तो यही आपको इसमें अच्छे से समझना है। नेक्स्ट आपका है, और ये इंपॉर्टेंट है, मतलब ये आप अच्छे समझना। नेक्स्ट है मेरा सोलवेंट एक्सट्रैक्शन। सोलवेंट एक्सट्रैक्शन क्या होगा? बहुत क्लियर से समझना। आपने एक KD इक्वल्स टू C ऑर्गेनिक C एक्वस, आपने डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट या डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ा है। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या कहता है कि अगर दो सोलवेंट हैं तो दोनों में मतलब हर किसी की किसी पर्टिकुलर सोलवेंट में मिक्स होने की टेंडेंसी अलग होती है, और एक में ज्यादा है एक में कम है, तो दोनों में सोल्युबिलिटी का अगर रेशियो निकालूंगा, है ना, तो वो मेरा क्या आएगा? डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट आएगा। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट क्या है? इनका रेशियो फिक्स रहता है। ये KD क्या है? फिक्स रहेगा हर बार, ठीक है। चाहे आप कम कंसंट्रेशन में चीजों को ले लो, चाहे ज्यादा कंसंट्रेशन में चीजों को ले लो, बट रेशियो जो है वो फिक्स रहेगा। अब यहां से अब आप आगे चीजें बढ़ाइए। देखो वही बात है कि हम लेंथनम से ल्यूटेटियम में जाएंगे तो ल्यूटेटियम का साइज क्या है? छोटा है। साइज छोटा है तो ये कैसे कंपाउंड या किसी आयन से जुड़ेगा? तो अगर मैं आयनिक और कोवलेंट कैरेक्टर की बात करूं तो ल्यूटेटियम के जो कंपाउंड्स हैं उनमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। क्योंकि देखो भाई यार, इसको देखो, अगर ये इस छोटे साइज का है तो इसकी पोलराइजेशन पावर फॉर द एनायन, अगर सेम एनायन है तो पोलराइजेशन पावर जो है वो ज्यादा होगी। अगर पोलराइजेशन पावर ज्यादा है तो कंपाउंड कैसे बनेंगे? अकॉर्डिंग टू द फजान्स रूल कैसे बनेंगे? कोवलेंट बनेंगे। तो इसका कोवलेंट नेचर है। इसका कैसा नेचर है? इनके कंपाउंड्स का कोवलेंट नेचर है। मुझे बार बार ये क्यों करना पड़ रहा है? मैं इसे यूज करूंगा भाई, फिक्स कर दिया है मैंने। कोवलेंट नेचर है। अगर कोवलेंट नेचर इनका है तो ये कौन सी लेयर, अगर मैं दो सोलवेंट ले आऊं ल्यूटेटियम के लिए, तो वो ज्यादा किस में सोल्यूबल होना चाहेगा? तो आप कहोगे सर वो ऑर्गेनिक सोलवेंट में ज्यादा सोल्यूबल होना चाहेगा कंपेयर टू अपना नॉर्मल पोलर सोलवेंट। तो अब यहाँ पे आप देखो बहुत अच्छे से, ये आपने यहाँ पे एक्वस पानी लिया बहुत अच्छे से, उसमें सारे सोल्ट आपने लेंथनोइड के मिला दिए। अब इन लेंथनोइड के सोल्ट में सब हैं, ल्यूटेटियम है, लेंथनम है, प्रोसोडाइनियम है, सीरियम है, सब है इसके अंदर। तो अगर आपने ऊपर से ट्राईब्यूटाइल फॉस्फेट ये आपने इसमें डाल दिया तो ये क्या है? एक ऑर्गेनिक सोलवेंट है। इसकी पोलैरिटी कंपेयर टू वाटर कम है।
तो इसमें कौन मिक्स होना चाहेगा? जिसका कोवलेंट नेचर ज्यादा है, जिसका कोवलेंट नेचर ज्यादा है। तो हमें पता है जैसे ही मैं इसमें ऊपर से TBP ट्राई ब्यूटाइल फोस्फेट मिलाऊंगा तो ल्यूटेटियम ज्यादा सोल्यूबल किस में हो जाएगा? ल्यूटेटियम का सोल्ट ज्यादा सोल्यूबल किस में हो जाएगा? आंसर है इस ऑर्गेनिक लेयर में। इस ऑर्गेनिक लेयर में ज्यादा कौन मिलेगा मुझे? ल्यूटेटियम ज्यादा मिलेगा, ल्यूटेटियम। ठीक है, अब मैंने क्या करना है उसके बाद, ये ऊपर का जो सोल्ट है, या सॉरी ऊपर का जो ये क्या था मेरा मिक्सचर, मेरा ट्राइब्यूटाइल फोस्फेट में जो भी चीज आई ऊपर से मैंने बाहर निकाली, उसके बाद इसे मैं फनल में ले गया और मैंने सेपरेट कर ली। इसके बाद यहाँ पे सेपरेट करी, तो इस मिक्सचर में आप बताओ ज्यादा कौन आया होगा? ल्यूटेटियम आया होगा। अगर मान लो इसके साथ थोड़ा बहुत मेरे इधर वाले एलिमेंट्स भी आ गए, मान लो ये ट्रिबियम आ गया है ना, दोबारा से आप क्या कर लो, आपने इस ऑर्गेनिक लेयर में यहाँ पे आपका क्या है आप बताओ, यहाँ पे आपका ल्यूटेटियम ज्यादा है। अब इस लेयर में आप क्या करो, दोबारा से पानी मिला दो। अब पानी अगर मिलाओगे तो मान लो ये रहा पानी और ये रहा ऑर्गेनिक, तो ये ट्रिबियम किस में ज्यादा आएगा? कंपेयर, दोनों में कंपैरिजन करो, जो ल्यूटेटियम है वो ज्यादा सोल्यूबल किस में होगा? इस नीचे वाले ऑर्गेनिक लेयर में, और उससे ऊपर वाला एलिमेंट वो किस में सोल्यूबल होगा? मेरा पानी में। तो आप अगेन सेपरेशन कर सकते हो, रिवर्स सेपरेशन कर सकते हो। ये आपका यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। तो ऑर्गेनिक लेयर में ज्यादा सोल्यूबल कौन होता है? जिसका कोवलेंट नेचर है, कौन सा लेना है? बार बार आप इसको रिपीट करते रहो तो आपको अच्छे से सेपरेशन यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट अपना चलते हैं किसकी तरफ? नेक्स्ट चलते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की तरफ। सो नेक्स्ट मेथड मेरा इंडिविजुअल आइसोलेशन का वो है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो आप हर बार एक ही प्रॉपर्टी का फायदा उठा रहे हो कि लेंथनम से ल्यूटेटियम तक जाते वक्त साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। अगर साइज डिक्रीज हो रहा है तो आप यहाँ पे देखो, लेंथनम का साइज बड़ा है, ल्यूटेटियम का साइज छोटा है, तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी, इसके आयन पे चार्ज डेंसिटी क्या रहेगी? डिस्पर्स रहेगी, जबकि इस आयन पे चार्ज डेंसिटी कंसंट्रेटेड रहेगी। इस पे चार्ज डेंसिटी कम है, इस पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। तो अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की मैं बात करता हूं तो ल्यूटेटियम ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना पाएगा। अगर दोनों के कॉम्प्लेक्स मान लो मैंने EDTA के साथ बना दिए, EDTA पता है आपको कैसे 6 बॉन्ड बनाता है, हेक्सा कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड बनाता है, तो इसके कॉम्प्लेक्स ल्यूटेटियम के साथ क्या होंगे? ज्यादा स्टेबल होंगे, इसके साथ कम स्टेबल होंगे। इसी बात का आपने फायदा उठाया है कि आपने EDTA के साथ लेंथनॉइड्स के कॉम्प्लेक्स बना दिए, जिसमें लेंथनम तो आप साथ में ही पढ़ते हैं इसके, तो इसमें सबसे स्टेबल कौन से थे? ल्यूटेटियम के। अब इन कॉम्प्लेक्स को बनाने के बाद आपने इनको तोड़ना शुरू करा। बाहर से कैसे तोड़ोगे आप? बाहर से आप H2C2O4 एक एसिड, ऑक्सलिक एसिड आपने डाला है, और जैसे ही आप एसिड डालोगे तो एक कॉम्प्लेक्स ब्रेक करना शुरू करेंगे, और सबसे पहले कौन सा कॉम्प्लेक्स ब्रेक कर जाएगा? जिसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। तो कौन से की स्टेबिलिटी कम थी? जहां पे चार्ज डेंसिटी कम थी। तो इस बार लेंथनम सबसे पहले अलग होगा और ल्यूटेटियम सबसे बाद में अलग होगा। उसका जो कॉम्प्लेक्स है वो स्टेबल होगा, इसका कॉम्प्लेक्स स्टेबल कम होगा, कम स्टेबल होगा कंपैरेटिवली अगर मैं बोलूं तो। यही है लेंथनम कॉम्प्लेक्स विल ब्रेक फर्स्ट, और पहले ही प्रेसिपिटेट लेंथनम बना लेगा, ल्यूटेटियम बाद में बनाएगा। नेक्स्ट मेथड है इंडिविजुअल सेपरेशन का, दैट इज चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। और मैंने आपको अभी समझाया है, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम पढ़ रहे थे वहां पे मैंने कहा था दो को ध्यान रखना। सीरियम जिसकी स्टेबल क्या होगी? +3 तो सब बनाते हैं, इनकी लेंथनॉइड्स की +3 तो होती है, बट सीरियम +4 बनाता है, और उसके बाद यूरोपियम मेरा +2 बनाता है। रीजन आपको पता थे, एक की इसकी यूरोपियम में क्या होता है? +2 के बाद हाफ फिल्ड हो जाती है। तो आप यहाँ पे देखो, जब आप इसमें यहाँ पे लेंथनॉइड्स के आयन पड़े हुए, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट उनकी जनरल होती है? तो आप बोलोगे +3, लेंथनॉइड +3 है, लेंथनॉइड्स +3 में पड़े, सीरियम भी +3 में होगा। बाहर से आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा? इन्हें ऑक्सीडाइज करेगा, और सबसे पहले ऑक्सीडाइज, सबसे रेस में आगे कौन आएगा ऑक्सीडेशन की? तो आप कहोगे सीरियम सबसे जल्दी ऑक्सीडाइज होगा और +4 बना लेगा। अब सीरियम ने +4 बना लिया तो इसकी प्रॉपर्टीज बाकी +3 आयन से अलग हो जाएंगी। हमारे साथ दिक्कत तो यही थी कि सबकी प्रॉपर्टी अलग है, तो यहां पे हमने एक को पर्टिकुलरली ऑक्सीडाइज कर दिया, और ऑक्सीडेशन के बाद ये +4 बना, जहां पे उसकी प्रॉपर्टीज अलग हैं। अब इसकी प्रॉपर्टी अलग
अलग है, हमने NaOH दिया और इसकी हाइड्रोक्साइड को अलग बाहर निकाल दिया। तो यहां से हम सीरियम को सेपरेट कर सकते हैं। सिमिलरली जैसे हमने ऑक्सीडेशन करा है, हम रिड्यूस भी कर सकते हैं। रिड्यूस के साथ लिए आप ZnHg का एक सॉल्यूशन ले लो। उसमें क्या होगा, देखो सारे किस में है, +3 में, सब +3 में पढ़े, लेंथेनॉइड +3 में होते हैं, बहुत अच्छी बात है। बट जैसे ही आप इसमें रिडक्शन करने के लिए कुछ डालोगे तो आपका यूरोपियम +2 दिखाता है जो सबसे पहले रिड्यूस हो जाएगा। अब देखो आपका एट्रिबियम भी +2 में जा सकता है क्योंकि इसकी फुली फिल्ड हो जाएगी। उसके बाद अपना ये भी +2 दिखाता है। तो यहां से आपके ये तीनों आयन +2 दिखाएंगे और +2 में चले जाएंगे। बट इन दोनों की +2 इतनी ज्यादा स्टेबल नहीं है। मैंने किस पे फोकस करा था +2 में, यूरोपियम में। तो ये सिर्फ मेरा +2 में रहेगा, जाएंगे तो ये भी, बट ये वाटर से ही ऑक्सीडाइज होके वापस आ जाएंगे अपनी +3 में। तो +2 में रुकेगा कौन, ये रुकेगा। और इसको आप एसिडिक कंडीशन दे दो, अपना EuSO4 बनेगा और वो अलग से प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट मेथड जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है फॉर द इंडिविजुअल सेपरेशन। क्यों है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बिकॉज अभी तक हमने जितने मेथड पढ़े हैं उनमें आपको रिपीट करना पड़ता है। यू हैव टू रिपीट दिस प्रोसेसेस, रिपीट करना पड़ता है। बट नेक्स्ट जो हम आयन एक्सचेंज पढ़ेंगे इसमें आपको इतनी बार चीजों को रिपीट नहीं करना पड़ेगा। तो कंपैरेटिवली ये आपका एक अच्छा मेथड माना जाता है। इसको आप बहुत ध्यान से समझना। इसमें हम करेंगे क्या देखो, हमने यहाँ पे एक कॉलम लिया, कॉलम में हमने लास्ट में सिलिका वुल का एक प्लेटफॉर्म बना दिया। यहाँ पे क्या करा हमने, एक सिलिका वुल का प्लेटफॉर्म बना दिया। उसके बाद इसमें लेंथनॉइड्स थे, लेंथनॉइड्स हमने फिल करे। अब लेंथनॉइड कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे, आप कहोगे +3 में होंगे, +3। इसके बाद हमने इसमें रेजिन डाला। रेजिन क्या होगा, अपने कैटायन एनायन को एक्सचेंज कर सकता है, तो हम इनके साथ अपने कैटायन एक्सचेंज वाला रेजिन डाल देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये लेंथनॉइड्स, इसमें रेजिन में कितने H+ हैं, 3 H+ हैं। तो ये लेंथनॉइड 3 H+ को रिमूव करके खुद बॉन्ड बना लेगा, किसके साथ, रेजिन के साथ, और H+ हट गए। तो क्या हुआ इसमें, रेजिन क्या होता है, एक बहुत बड़ा सा मैक्रोमोलिक्यूल है, उसके आप छोड़ दो, हम उसको सिर्फ ReS से रिप्रेजेंट कर देते हैं। हमें कोई आयन कैटायन एनायन एक्सचेंज करना होता है तो उसको इस्तेमाल में ले लेते हैं। इतनी बात आप ध्यान रखो। तो यहाँ पे लेंथनॉइड का +3 यहाँ रेजिन से अपने इसको एक्सचेंज करके खुद बॉन्ड बना लेता है, खुद अच्छे से वहां जुड़ जाता है। अब इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि सर सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन बनाएगा और सबसे वीक बॉन्ड कौन बनाएगा, ये बात आपको यहाँ पे अच्छे से समझनी है। अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल बात करता, कैसी कंडीशन में बात करता, इफ आई एम टॉकिंग इन एनहाइड्रस कंडीशन, तो एनहाइड्रस कंडीशन में मेरा ल्यूटिटियम का साइज जो है वो सबसे छोटा होता और वो बॉन्ड बढ़िया बनाता। बट यहाँ पे क्या हुआ है, कंडीशन है एक्वस कंडीशन है, और एक्वस कंडीशन में हमें पता है जितना छोटा आयन होता है उतना ज्यादा हाइड्रेशन होता है, जितना बड़ा आयन होता है उतना कम हाइड्रेशन होता है। तो मैं यहाँ पे अगर बात करूं ये नॉर्मल साइज की, नॉर्मल साइज तो ये एनहाइड्रस कंडीशन में तो ये साइज है, इसकी बात नहीं कर रहा मैं, हाइड्रेटेड कंडीशन में मैं बात कर रहा हूं। मतलब इफेक्टिव साइज इन एक्वस कंडीशन, इफेक्टिव साइज इन एक्वस कंडीशन की मैं बात कर रहा हूं। एक्वस कंडीशन में किसका साइज ज्यादा होगा, जो यहां पे छोटा है वो ज्यादा हाइड्रेटेड होगा, ज्यादा हाइड्रेशन दिखाएगा और इसका साइज इतना बड़ा। जबकि लेंथनम जो पहले बड़ा था वो इतना ज्यादा हाइड्रेशन नहीं दिखाएगा, क्योंकि भाई यहाँ पे चार्ज डेंसिटी क्या है, कम है, यहाँ चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। ये आपको देखो, ये कॉमन चीज है, इसको समझो। इसके बाद आपका लेंथनम इफेक्टिवली कम साइज का रह जाएगा और ल्यूटिटियम इफेक्टिवली ज्यादा साइज का हो जाएगा। तो ज्यादा अच्छा बॉन्ड हाइड्रेटेड स्टेट में रेजिन के साथ कौन बनाएगा, आंसर है लेंथनम बनाएगा। आंसर क्या है, लेंथनम सबसे अच्छा बॉन्ड बनाएगा और ल्यूटिटियम हाइड्रेटेड स्टेट में साइज बड़ा होने के कारण वीक बॉन्ड बनाएगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से समझनी है। यहां पे क्या हुआ, लेंथनम का रेजिन से, सॉरी कहां थे हम, इसको एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। सबसे
स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसका बना, तो आप कहोगे इसका, लेंथनम का बना। सबसे वीक बॉन्ड किसका बना, ल्यूटियम का बना, यट्रिबियम का बना, जो मतलब साइज छोटे वाले हैं, इफेक्टिव साइज जिनका जाता है। उसके बाद आपने क्या करा, पहले रेजिन और मेरे मेटल जो है इनका आपने बॉन्ड बनाया। देन आप क्या करोगे, यहां पे इसको अमोनियम सॉल्यूशन दोगे, अमोनियम सॉल्यूशन दोगे। अमोनियम सॉल्यूशन मैंने नहीं लिखा है, लिखा है ये ना, रेजिन अमोनियम सॉल्यूशन दोगे। अमोनियम सॉल्यूशन क्या करेगा, यहां पे इसे इल्यूट करेगा, मतलब आप कहोगे जो रेजिन और मेटल का बॉन्ड बना था उस बॉन्ड को वो तोड़ने की कोशिश करेगा। और सबसे पहले वो कौन से बॉन्ड को तोड़ेगा, आप लोग बताओ, जो सबसे वीक होगा। सबसे वीक बॉन्ड किसका है, तो आंसर है ल्यूटियम का है। तो ध्यान से सुनो, बॉन्ड सबसे बाद में बनाएगा, बॉन्ड सबसे बाद में बनाएगा, क्योंकि रेडियस बड़ा है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनाता तो सबसे बाद में बनाएगा। बट जब बॉन्ड तोड़ने की बारी आएगी तो उसमें सबसे आगे भाग के आएगा और सबसे जल्दी बॉन्ड तोड़ देगा। तो यहां पे जब आप इसे इल्यूट करोगे विद NH4 पॉजिटिव हाइड्रोक्साइड अमोनियम आयन के साथ, जब इसे इल्यूट करोगे, ये जो आपने पूरा कॉलम बनाया था, तो सबसे पहले आपका बाहर कौन आएगा, जिसका बॉन्ड सबसे पहले टूटेगा, और किसका टूटेगा, ल्यूटियम का बॉन्ड टूटेगा। तो यहां पे अगर मैं कॉलम 1 की बात करता हूं, ये मेरा बेहतरीन कॉलम 1 है, इसमें इल्यूट होके बाहर सबसे पहले कौन आएगा, ल्यूटियम आएगा, उसके बाद यट्रिबियम आएगा, और सबसे लास्ट में कौन आएगा, लेंथनम आएगा, उससे पहले सीरियम आएगा। तो ये आपका ऑर्डर है। क्या ध्यान रखना है, हाइड्रेटेड स्टेट में साइज, बॉन्ड स्ट्रेंथ, और उसके बाद इल्यूट में सबसे पहले किसका बॉन्ड टूटेगा, ये सारी बातें। यहां पे जब आप अमोनियम के साथ इसे इल्यूट करोगे तो आपका ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्या इस बार दोबारा देखो चेंज हो गया, लेंथनम के साथ किससे चेंज हुआ था, H+ से। अब लेंथनम जो है वो किसके साथ चेंज करेगा, अमोनियम आयन के, और यहां पे मुझे क्या मिल जाएगा, अपना एक मेटल आयन मिल जाएगा। अब मेटल आयन जो मेरे को मिला, मैं उसमें सिट्रिक एसिड डालूंगा, और यहां से मेरा लेंथनोइड के सिट्रेट मुझे मिलेंगे, और सिट्रेट मिल गए, अलग अलग मिल गए, तो आप क्या करोगे, आप उनको अलग से इंडिविजुअली सेपरेट कर सकते हो, या हो ही गए सेपरेट, अब अलग से क्या सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या समझना है कि जैसे यहां पे आपने इल्यूट करा, थोड़ा बहुत चांस हो सकता है कि यहां पे ल्यूटियम आया, यट्रिबियम भी साथ में आ जाए, बहुत कम चांस है, बट चांसेस है कि इतना अच्छा सेपरेशन ना मिले। तो आप क्या करो, इसको 1-2 बार रिपीट कर लो। तो बाकी मेथड से तो फिर भी ये कंपैरेटिवली अच्छा है, बिकॉज उनमें आपको इतना अच्छा सेपरेशन नहीं मिल रहा था। यहां पे क्या है, कॉलम फर्स्ट में ल्यूटियम आ गया, उसमें उसके बाद यट्रिबियम आ गया, बहुत शानदार सेपरेशन मिल रहा है। 1-2 बार अगर रिपीट करना है तो करो, ज्यादा प्योरिटी के लिए, वरना इंडिविजुअल सेपरेशन का सबसे अच्छा मेथड है आपका आयन एक्सचेंज। रेजिन यूज करना है, डोरेक्स 50 आप इसमें रेजिन यूज करते हो, ठीक है, बाकी वो तो इतना नहीं पूछेगा। सिलिका वुल है, कॉलम 1 है, कॉलम 2 है। तो ये था, क्या पढ़ा अभी इस वाले लेक्चर में, मैंने इस वाले वीडियो में हमने क्या सीखा। सबसे पहले देखते हैं, हमने ये देखा कि कौन से और हमें मिलते हैं, है ना, चलो बहुत ऊपर हो गया। कौन से और मिलते हैं, मोनाजाइट होता है, सिट्राइट होता है, जीनोटाइम होता है, बेस्टनासाइट होता है। उसके बाद उन्हें हम कैसे डाइजेस्ट H2SO4 के साथ करते हैं, सेंट्रीफ्यूग करते हैं, NH4OH के साथ मिक्स करते हैं, Na2SO4 उसके बाद मिक्स करते हैं। फिर इंडिविजुअल सेपरेशन, प्रेसिपिटेशन कैसे होता है, ये सारी बातें हमने, प्रेसिपिटेशन हो गया, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करके देख ली, और लास्ट में हमने आयन एक्सचेंज जो सबसे इंपॉर्टेंट था उसे देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इस पार्ट से आपसे क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं, और नेक्स्ट में इसके बाद और अच्छी अच्छी बातें पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आने तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए। टाटा बाय बाय। Subscribe our YouTube channel and download app now.